अपनी पुरानी ज़िंदगी की आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो है मेरे क्लाइंट का चेहरा। और यकीन मानिए, वो कोई खूबसूरत चेहरा नहीं था। फूली हुई लाल नाक और वो आंखें, जैसे किसी को अभी अभी एहसास हुआ हो कि उसे बुरी तरह लूट लिया गया है। हम एक कैफ़े में बैठे थे। मैं उसे बस समझा ही रहा था कि कैसे उसका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वाला इन्वेस्टमेंट कागज़ों के साथ साथ हवा में उड़ गया। और वो मुझे उसी खास नज़र से देख रहा था, जैसे धीरे धीरे उसे सब समझ आ रहा हो। तभी मेरे सीने में कुछ होता है, फिर अंधेरा और फिर धूल। मैं ज़मीन पर हूँ, सड़क पर नहीं, बल्कि घास और पत्थरों के बीच। हवा में घोड़ों, धूल और किसी अजीब सी मिट्टी की खुशबू है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। मेरे हाथ मेरे चेहरे के सामने हैं, शायद डर की वजह से खुद ब खुद वहां पहुंच गए। पर ये मेरे हाथ नहीं हैं। मतलब दिखने में तो ऐसी हैं, वही उंगलियां, वही बनावट, लेकिन नकल्स फटे हुए हैं और खाल सख्त है। नाखूनों के अंदर हफ्तों पुरानी गंदगी जमा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इन हाथों से मेहनत नहीं की थी। मैं तो हमेशा दूसरों को काम करने के पैसे देता था। पहला ख्याल आता है कि किसी ने मुझे किडनैप करके नशा दे दिया है। मैं हाथों को और गौर से देखता हूँ। दूसरा ख्याल, ये मेरे हाथ बिल्कुल नहीं है। तीसरा और सबसे काम का ख्याल, शांत हो जाओ। पैनिक करना कमजोरों का काम है, और मैं कमजोर नहीं हूँ। पता लगाओ कि हो क्या रहा है। मैं उठकर बैठता हूँ। दुनिया थोड़ी घूमती है और फिर ठहर जाती है। मेरे शरीर पर जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, और उनसे वैसी बदबू आ रही है जैसे किसी ने इन्हें काफ़ी समय तक पुल के नीचे सोने के लिए इस्तेमाल किया हो। ये कोई एक रात की बात नहीं, बल्कि एक पुराना इंतज़ाम लग रहा है। जेब में एक छेद है जहां शायद कभी सिक्के रहे होंगे। अब बस 3 बचे हैं, अजीब सी धातु के सिक्के जिन पर किसी अनजान चेहरे की छाप है। मैं चारों तरफ देखता हूँ। एक सड़क है और दोनों तरफ घना जंगल। ना कोई गाड़ियां, ना बिजली के तार, ना एसफाल्ट वाली सड़क। पेड़ इतने विशाल और अछूते हैं कि जैसे कभी किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। हवा इतनी साफ है कि चुभ रही है। मेरी बनावट इतनी साफ हवा के लिए नहीं है। सड़क के किनारे मिट्टी में पहियों के गहरे निशान हैं जो सीधे एक खाई की तरफ जाकर खत्म हो जाते हैं। मैं किनारे पर जाकर नीचे झांकता हूँ। करीब 20 मीटर नीचे एक टूटा हुआ कैरेज पड़ा है। 2 घोड़े मर चुके हैं और मलबे में 4 लोग बिखरे हुए हैं। वह कोई हलचल नहीं है। मैं नीचे उतरता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे लाशें देखनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि जानकारी के बिना एक ऑपरेटर सिर्फ एक भटका हुआ इंसान होता है, और मैं वैसा बनकर नहीं रहना चाहता। कैरेज के परच्चे उड़ चुके हैं। सिर्फ एक बड़ा ट्रंक सही सलामत बचा है जो पत्थरों के बीच फंसा हुआ है। मैं उसे खोलता हूँ। कपड़े हैं, बिल्कुल साफ कपड़े। एक कोट, ट्राउजर्स, बूट्स और एक वेस्ट जिस पर एक सिंबल बना है। 2 सांप जो एक स्टाफ के चारों ओर लिपटे हुए हैं। मैंने ये निशान पहले भी देखा है। मेडिकल। हर सभ्यता शायद एक ही तरह के लोगों पर आकर रुकती है। ट्रंक के पास एक लेदर बैग है। मैं उसे खोलता हूँ। अंदर एक लकड़ी की ट्यूब है जिसका एक सिरा फैला हुआ है, एक स्टेथोस्कोप। ये वैसा ही है जैसा किसी म्यूजियम में दिखता है। नक्काशीदार हत्थे वाली ब्रॉन्ज फोर्सेप्स, साफ लिनन की पट्टियां और मोम से बंद की गई छोटी कांच की वायल्स। एक फोल्डिंग टूल जिसकी ब्लेड इतनी पतली है कि शायद किसी प्रिसाइज काम के लिए होगी। सब कुछ हाथ से बना है, पुराना है, लेकिन काम करने लायक और किसी जानकार का लगता है। वहां कोई नाम वाले कागजात या पहचान पत्र नहीं है। बस औजार, कपड़े और खाई के नीचे पड़ा वो मरा हुआ आदमी। मैं उसे मलबे के पास पाता हूँ। उसका चेहरा ऊपर की तरफ है, आंखें खुली हैं, और वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मैं कुछ पल के लिए उसके पास बैठता हूँ। वही जबड़ा, वही नाक, चेहरे की वही बनावट। फर्क बस इतना है कि वो साफ सुथरा है और मैं गंदा, वो सेहतमंद है और मैं कमज़ोर। लेकिन ये समानता कोई इत्तेफाक नहीं है। अपने पुराने काम में मैंने कई बार फेक आईडीएस और झूठी पहचान का इस्तेमाल किया है। मुझे पता है कि जब कोई किरदार फिट बैठता है तो कैसा लगता है, और ये मुझ पर फिट बैठ रहा है। मैं उस मेडिकल बैग को देखता हूँ, उस स्नेक स्टाफ एम्बलम वाली वेस्ट को देखता हूँ, और उस सड़क को जो शायद किसी शहर की तरफ जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक भिखारी की तरह शहर में गया तो क्या होगा, और अगर एक डॉक्टर बनकर गया तो क्या होगा। फैसला लेने में सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं। उस मरे हुए आदमी के सम्मान में मैं मलबे के पीछे जाकर कपड़े बदलता हूँ। हालांकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बूट्स थोड़े बड़े हैं, पर ट्राउजर्स एकदम सही हैं। शर्ट साफ है और उससे सीडर जैसी खुशबू आ रही है। फिर मैं कोट उठाता हूँ। इसमें कोई मामूली बटन्स नहीं है, बल्कि धागों से बनी एक उलझी हुई नॉट्स वाली सिस्टम है, जिसे शायद पहनने वाले को परेशान करने के लिए ही बनाया गया था। मैं काफ़ी देर तक उस टॉप बटन के लॉजिक को समझने की कोशिश करता हूँ। करीब 7 मिनट की मशक्कत के बाद मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं मेडिकल बैग कंधे पर टांगता हूँ, एक आखिरी बार उस मलबे को देखता हूँ और शहर की तरफ चल पड़ता हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। मैं अपनी पुरानी दुनिया में एक रियल एस्टेट कॉन के दौरान मारा गया था। वो दुनिया जहां बिजली और स्मार्टफोन्स थे। और अब मैं एक भिखारी के शरीर में जाग गया हूँ, जहां घोड़े और हाथ से सिले हुए बटन होल्स हैं। जिस आदमी का ये कोट और ये इंस्ट्रूमेंट्स थे,
वो खाई के नीचे मरा पड़ा है। यहाँ कोई उसका नाम नहीं जानता, वहाँ कोई एक भी दस्तावेज नहीं मिला, जिसका मतलब है कि डॉक्टर क्रिस्टोफर नाम अब उसका है जो उसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है। मैंने इससे भी कम चीज़ों से पूरी कंपनियां खड़ी की हैं। करीब 20 मिनट चलने के बाद पेड़ों के बीच से शहर की दीवारें नजर आती हैं। पत्थर की मजबूत दीवारें, एक गेट, गार्ड्स और अंदर बाहर आती भीड़, लोग, जानवर और टोकरियों का शोर। एक जीता जागता मेडिवल शहर जिसे एंटीबायोटिक्स, स्टेराइल टेक्निक या इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसी चीज़ों का अंदाज़ा तक नहीं है। मैं अपना कोट सीधा करता हूँ और पक्का करता हूँ कि मेरी वेस्ट पर बना वो मेडिकल सिंबल सबको दिखे। मेरे पीछे कहीं एक असली डॉक्टर खाई में मरा पड़ा है और मेरे सामने बीमार लोगों से भरा एक शहर इंतजार कर रहा है। मेरे पास कोट है, बैग है और मेरी मेडिकल एजुकेशन के नाम पर हाई स्कूल बायोलॉजी का एक सेमेस्टर, कुछ हॉस्पिटल ड्रामास जो मैंने 2019 में एक स्कैम के दौरान देखे थे, और ये बुनियादी जानकारी है कि हाथ धोने जरूरी होते हैं। मेरी पुरानी दुनिया में इसे फ्रॉड कहते, पर यहाँ ये एक करियर है। जैसे ही मैं शहर के गेट से बाजार वाली सड़क पर कदम रखता हूँ, पहली चीज यही होती है कि एक औरत जो टर्निप्स ले जा रही थी मुझे देखकर रुकती है और अपना सिर झुकाती है। मैं चलता रहता हूँ। उसे जरूर मेरे पीछे किसी और को सलाम किया होगा। एक कार ड्राइवर मुझे देखकर इज्जत से सिर हिलाता है और अपनी टोपी छूता है। बाजार में बहस कर रहे दो लोग मुझे देखकर रुक जाते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। मैं रुककर पीछे देखता हूँ, पर वहां कोई नहीं है। वो मुझे ही सम्मान दे रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों का भरोसा जीतने और उनसे पैसे निकलवाने में गुजारी है, पर उसके लिए हमेशा तैयारी, रिसर्च और एक सही कहानी की जरूरत होती थी। लेकिन यहाँ ये सब सिर्फ एक कोट और एक निशान की वजह से हो रहा है। मैं इस जानकारी को सहेज लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। करीब 40 मीटर आगे बढ़ते ही एक आदमी तेजी से मेरी तरफ आता है, जैसे कोई कैटास्ट्रोफी हो गई हो। वो करीब 50 साल का है, थोड़ा मोटा, और उसकी मूछें इतनी सलीके से संवारी हुई हैं कि जैसे वो उसके चेहरे से अलग ही अपनी जिंदगी जी रही हो। उसने स्याही के दागों वाला कोट पहना है और पहुंचते ही बोलना शुरू कर देता है। डॉक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर, सेंट्स का लाख लाख शुक्र है। हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ दोपहर से ही खड़ा है। मुझे ऑल्डरमैन से 2 बार माफ़ी मांगनी पड़ी है। सप्लाई इन्वेंट्री पर साइन नहीं हुए हैं, एडमिशन रजिस्टर पर आपकी सील लगनी है, और वो ईस्टर्न वार्ड एलोकेशन वाली बात जो मैंने 14 तारीख वाले खत में लिखी थी। वो रुकता है, पहले मेरे कोट को देखता है, फिर चेहरे को, और फिर मेडिकल बैग को। वो कहता है, आप डॉक्टर क्रिस्टोफर ही हैं ना? ये सवाल कम और एक पुष्टि ज़्यादा थी। मैं जवाब देता हूँ, हाँ मैं ही हूँ। और तुम? एडमंड एडमंड पैरिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। वो ये ऐसे कहता है जैसे मुझे पहले से पता होना चाहिए था, शायद उसी 14 तारीख वाले खत की वजह से जिसे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो आज सुबह ही शुरू हुआ है। मैं कहता हूँ, रास्ता बहुत मुश्किल था, मैं थक गया हूँ, मुझे फैसिलिटी दिखाओ। ये गाँव बिल्कुल काम कर जाता है। एडमंड तुरंत घूमता है और मुझे आगे ले जाता है। वो पूरे रास्ते बोलता रहता है, तारीखें, नाम, स्टाफिंग नंबर्स, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, एक लोकल हर्बलिस्ट के साथ झगड़ा, और ऑल्डरमैन की राय। मैं हर बात पर सिर हिलाता हूँ और बीच बीच में मैं देख लूंगा कह देता हूँ, जिससे वो संतुष्ट लगता है। असल में मैं सड़कों, लोगों और इमारतों को देख रहा हूँ ताकि समझ सकूँ कि ये कैसी दुनिया है और मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। अस्पताल एक 2 मंजिला पत्थर की इमारत है। दरवाजे के ऊपर वही सांप और स्टाफ वाला बोर्ड लगा है। एडमंड बड़े गर्व से दरवाजा खोलता है। इफ अंदर 4 कमरे हैं जिनमें 8 बेड्स लगे हैं। खिड़कियां छोटी हैं और फर्श पत्थरों है। एक कोने में अंगीठी पर कुछ उबल रहा है। एडमंड मुझे कमरे में ले जाता है जो एग्जामिनेशन एरिया लग रहा है। वहाँ मेज पर रखे इक्विपमेंट को वो ऐसे दिखाता है जैसे कोई प्रेजेंटेशन हो। मैं उन्हें देखता हूँ। एक 30 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की ट्यूब है, एक मोनोरल स्टेथोस्कोप 1800 के ज़माने वाला जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था। ब्रॉन्ज फॉरसेप्स 2 साइजेस में, तराजू और जड़ी बूटियां मापने के लिए आयरन वेट्स, एक सेरामिक बोल और पेस्टल, चमड़े के एक रोल में अलग अलग मोटाई की सुइयां रखी हैं। एडमंड मेरा चेहरा गौर से देख रहा है। मैं उस लकड़ी की ट्यूब को उठाता हूँ और फिर नीचे रख देता हूँ। मैं एक जानकार के लहजे में कहता हूँ, इसमें अभी कुछ रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। एडमंड तुरंत अपनी लेजर में कुछ नोट करता है। मैं मेज़ के चारों ओर घूमते हुए हर चीज़ को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई प्रोफेशनल असेसमेंट कर रहा हूँ, ना कि कोई घबराया हुआ इंसान। अलमारी पर रखे छोटे सेरामिक जार्स पर लिखे नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। विलोबाक, कैमोमाइल, गार्लिक और कुछ जिसे येलो रूट कहा गया है, लहसुन। शुक्र है, कम से कम मुझे ये तो पता है कि गार्लिक क्या काम करता है। मैं एडमंड से कहता हूँ, आराम करने के बाद मैं इन्वेंट्री को ठीक से देखूंगा। रास्ता वाकई बहुत थका देने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर से कुछ लिखने लगता है। मैं शाम का खाना आपके क्वार्टर्स में भिजवा दूंगा। 2री मंजिल, गलियारे के आखिरी वाला कमरा।
तभी अस्पताल का सामने वाला दरवाजा खुलता है। एक भारी भरकम आदमी दूसरे आदमी को सहारा देकर अंदर लाता है, जो दर्द से कराह रहा है और अपने दाहिने पैर को अजीब तरह से पड़े हुए है। उनके पीछे एक औरत है जो शायद घंटों से रो रही है। क्या डॉक्टर यहाँ है? वो आदमी चिल्लाता है। हमें बताया गया कि नए डॉक्टर आ गए हैं। एडमंड मेरी तरफ देखता है। मैं उस मरीज के एंकल को देखता हूँ। वो बुरी तरह सूजा हुआ है और नीला पीला पड़ चुका है। मैं कहता हूँ उसे यहाँ लाओ। वो उसे एग्जामिनेशन टेबल पर लेटा देते हैं। मैं नीचे झुककर टखने की जांच करता हूँ। मैं हड्डी पर दबाता हूँ तो वो कराहता है, पर यह दबाव का दर्द है, फ्रैक्चर की वो खास चुभन नहीं। मैं पैर को धीरे से घुमाता हूँ और वो पूरी तरह घूम रहा है। ये सिर्फ एक स्प्रेन है, काफी गहरा, पर हड्डी सलामत है। मैं पूछता हूँ उसे पहले किसने देखा था? सलाह देने वाला आदमी कहता है हीलर वार्ट ने। उसने कहा हड्डी टूट गई है और सड़न फैलने से पहले इसे काटना पड़ेगा। हमने उसे पैसे भी दे दिए हैं। वो कल सुबह आने वाला था। मैं कहता हूँ खामोश रहो, यहाँ हाथ लगाओ। मैं उस आदमी का हाथ उसके एंकल की हड्डी पर रखता हूँ। क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है? ये हड्डी है, ये बिल्कुल साबुत है। तुम्हें बस एक टॉर्न लिगामेंट है, जोड़ मुड़ गया और ऊतक खिंच गए, पर ढांचा सही है। मरीज हैरान होकर अपने टखने को देखता है। तो मेरा पैर बच जाएगा? हाँ, बच जाएगा। उसकी पत्नी के मुंह से राहत की एक आवाज निकलती है। मैं सावधानी से जोड़ को मैनिपुलेट करता हूँ। एक मोच को ठीक करने की ये टेक्निक मैंने एक स्पोर्ट्स मेडिसिन वीडियो में देखी थी, जब मैं गुस्से में भरे क्लाइंट के भाई से बचकर भागते वक्त अपना पैर मोच बैठा था। पर वो कहानी फिर कभी। वह आदमी मेज का कोना कसकर पकड़ लेता है और दांत पीसते हुए गाली देता है। फिर अचानक उसके शरीर में कुछ हलचल होती है और वो शांत हो जाता है। मैं कहता हूँ खड़े होने की कोशिश करो। वो खड़ा होता है और धीरे से पैर पर जोर डालकर उसे चेक करता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही है। वह कहता है अभी भी दर्द हो रहा है। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि दर्द अभी मुमकिन है, लेकिन मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। मैं उसे समझाता हूँ 2 हफ्ते तक दर्द रहेगा, इसे बांध कर रखना और सोते समय पैर को ऊंचाई पर रखना। इस पर दौड़ना मत, और अगर सूजन घटने के बजाय बढ़ने लगे तो वापस आ जाना। वो धीरे धीरे और सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो अपने पैरों पर चल रहा है। जैसे ही वो बाहर सड़क पर कदम रखता है उसकी आवाज़ दरवाजे तक आती है, इन्होंने ठीक कर दिया। नए डॉक्टर ने बिना कुछ काटे ही सब ठीक कर दिया। ये डॉक्टर तो कोई चमत्कारी पुरुष है। 4 मिनट के अंदर ही इमारत के बाहर 9 लोग जमा हो जाते हैं। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। एडमंड मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे उसे सुकून भी मिला हो और हैरानी भी। फिर उसके चेहरे के भाव बदलते हैं और वह गंभीर हो जाता है। वह धीरे से कहता है, डॉक्टर हीलर वार्ट इस बात से बहुत नाराज होंगे। उन्होंने कल के प्रोसीजर के लिए पहले ही डिपॉजिट ले लिया था। मैं जवाब देता हूँ ये उनके और पेशेंट के बीच की बात है। तभी दरवाजा फिर से खुलता है और ग्रे कोट पहने एक दुबला पतला आदमी अंदर आता है। तीखे नयन नक्श, तेज आंखें, और उसके अंदर वो जिद्दी ऊर्जा है जो सालों से एक ही तरीके से काम करने वाले इंसान में होती है, जिसे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। वो उस पेशेंट को देखता है जो बाहर भीड़ को अपना सलामत पैर दिखा रहा है, और फिर मेरी तरफ मुड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है तुम कौन होते हो मेरी डायग्नोसिस को गलत बताने वाले? मैं कहता हूँ डॉक्टर हूं मैं। वो कहता है मैं इस इलाके का हीलर हूं और 22 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। उस टखने की हड्डी टूट चुकी है और सड़न फैलने से पहले उसे काटना ही होगा। मैं शांत भाव से कहता हूं हड्डी टूटी नहीं है। मैंने उसे दबाकर देखा और जॉइंट को रोटेट भी किया। हड्डी पूरी तरह सलामत है। अगर तुमने उसे काटने का फैसला करने से पहले एक बार दबाकर देखा होता तो तुम्हें यह पता चल जाता। वॉर्ड जोर देते हुए कहता है महान किताबों की टेक्निक साफ कहती है कि इतनी भारी सूजन का मतलब खतरा है। मैं बिना किसी गुस्से के, जैसे मौसम का हाल बता रहा हूँ, कहता हूँ तुम्हारी टेक्निक की वजह से उस आदमी का पैर कटने वाला था। उसका पैर बस मुड़ गया है। वह चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी महान किताबें क्या कहती हैं, पर मैं सलाह दूंगा कि उन्हें जरा ज्यादा ध्यान से पढ़ो। वॉर्ड मुझे घूरता रह जाता है। बाहर भीड़ और बढ़ गई है। कोई हंसता है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि वाकई मजा आने पर। वॉर्ड भीड़ और फिर मुझे देखता है और वहां से चला जाता है। एडमंड जल्दी जल्दी अपने लेजर में कुछ लिख रहा है। वह बिना ऊपर देखे कहता है एक कंसल्टेशन की स्टैंडर्ड फी 3 कॉपर पीसेस है। मैं कहता हूँ मैं 6 लूंगा। एडमंड लिखना बंद करता है। 6? ये तो तय की गई रेट से बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ तय की गई रेट उस आदमी का पैर काटने वाली थी। मुझे लगता है पैर बचाने की कीमत कुछ तो होनी चाहिए। उसका पैर अभी भी सलामत है और मैं चाहता हूं कि प्राइसिंग की बातचीत में इस बात का ध्यान रखा जाए। एडमंड मुझे देर तक देखता है और फिर लेजर में वह नंबर लिख देता है। उस रात मैं गलियारे के आखिरी कमरे में एक मोमबत्ती और नीचे की शेल्फ से लाई गई 2 मेडिकल बुक्स लेकर बैठता हूँ। पहली किताब का नाम है ए कंप्लीट ट्रीटिस ऑन द ह्यूमर्स एंड देयर गवर्निंग ऑफ बॉडीली हेल्थ। मैं उसे किसी भी पन्ने से खोलता हूँ
उसमें लिखा है, जब ब्लैक बाइल येलो बाइल से ज्यादा बढ़ जाए तो मरीज की पलकें भारी हो जाती हैं और सांसों में दुर्गंध आती है, जो लिवर की स्पिरिचुअल फायर के बिगड़ने का संकेत है। इसे एड़ी या कोहनी के अंदर से बाहर निकालना होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि 3 माप से ज्यादा ना हो, वरना वाइटल स्पिरिट खत्म हो सकती है। मैं किताब बंद कर देता हूँ। दूसरी किताब पतली है और हाथ से लिखी गई है। इसमें किसी के निजी नोट्स, पौधों के चित्र, खुराक का हिसाब और शरीर की बनावट के कुछ स्केचेस हैं, जो गौर से देखने पर काफी हद तक सही लगते हैं। ये मेरे ज्यादा काम की है। 1 घंटे तक पढ़ने के बाद मैं मोमबत्ती बुझा देता हूँ। उस अंधेरे कमरे में मैं खुद से कहता हूँ, अच्छा हुआ कि मुझे इनमें से किसी भी चीज पर निर्भर नहीं आना पड़ेगा। बाहर शहर शांत है, कल दरवाजे पे लंबी लाइन होगी, मुझे पूरा यकीन है। जैसा मैंने सोचा था वैसी ही लंबी लाइन लगी है। वह अस्पताल के दरवाजे से सड़क के कोने तक फैली है। एडमंड बाहर खड़ा लोगों की गिनती कर रहा है, जैसे उसने किसी चीज की पूरी जिंदगी दुआ मांगी हो और अब वह सच में उसके सामने हो तो वह घबरा गया हो। जब मैं बाहर आता हूँ वह कहता है, यहाँ 43 लोग आए हैं। मैं कहता हूँ, तो फिर हमें शुरू करना चाहिए। वह हैरानी से मुझे देखता है। डॉक्टर, 43 लोग? मैं अंदर जाते हुए कहता हूँ, एडमंड मुझे वो दिख रहे हैं। काम शुरू होता है। सुबह का पहला पेशेंट एक भारी भरकम आदमी है। वह बहुत चौड़ा है और ये चौड़ाई सालों तक खाने को बहुत गंभीरता से लेने की वजह से आई है। वो बड़ी सावधानी से एग्जामिनेशन बेंच पर बैठता है। उसकी आंखों में एक पीड़ित इंसान का दर्द है। वह अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, 2 हफ्तों से यह सूजन, दर्द और गैस पीछा नहीं छोड़ रहे। इतनी हवा निकलती है कि 3 कदम दूर रखी मोमबत्ती बुझ जाए। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी दूसरे कमरे में चली गई है और मेरा घोड़ा भी मेरे पास खड़ा नहीं होता। मैं पूछता हूँ, हीलर ने क्या दवा दी थी? वो कहता है, ऑक्स बाइल, दिन में 3 बार नदी के पानी के साथ। उन्होंने कहा था कि इससे मेरे ह्यूमर्स बैलेंस हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं लिखता क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या लिखना है। मैं पूछता हूँ, तुम क्या खा रहे हो? वो खुश होकर बताता है, जैसे इस सवाल का इंतजार कर रहा हो। सुबह फैटी पोक, दोपहर के खाने के साथ बियर, शाम को स्मोक्ड मटन, रात को खाने के साथ बियर, और कभी कभी उसके बाद एक और बियर अगर पहले वाली अच्छी लगी हो। रात को ब्रेड पर सॉल्टेड लार्ड। मैं उसे टोकते हुए कहता हूँ, बस करो, समझ गया। मैं करीब 2 सेकंड तक सोचता हूँ। मेरी दादी, यानी मेरी वो असली दादी जो अब शायद मेरी जिंदगी में नहीं रही, कहा करती थी कि जब पेट बगावत करे तो उसे 2 चीजें चाहिए, गर्मी और खालीपन। अदरक के साथ गर्म पानी, कोई चिकनाई नहीं, कोई मांस नहीं, पूरे सिस्टम को शांत होने दो। वे ऐसी औरत थी जिन्होंने 6 बच्चों को पाला था और किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं करती थी। और मेरा तजुर्बा कहता है कि वह ज्यादातर सही थी। मैं कहता हूँ, दिन में 3 बार अदरक वाला गर्म पानी पियो, 3 दिन तक मांस, बियर और नमकीन चीजें बिल्कुल बंद। वो मुझे घूरता है, बस नहीं, हीलर ने तो मुझे ऑक्सबाइल दिया था। मैं कहता हूँ, मुझे पता है उसने क्या दिया था, पर उससे क्या फायदा हुआ? उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह शक भरी नजरों से देखता हुआ चला जाता है। 2 दिन बाद वह वापस आता है। उस वक्त मैं किसी और की जांच कर रहा होता हूँ। वह दरवाजे पर खड़े होकर पूरे वेटिंग रूम को बताता है, दर्द पूरी तरह गायब हो गया है, पूरी तरह। मैं पत्थर की तरह चैन से सोया और मेरी पत्नी भी वापस बेडरूम में आ गई है। वह मेरी तरफ इशारा करके कहता है, यह आदमी इस पूरे प्रांत का सबसे बेहतरीन चिकित्सक है। सब तालियां बजाते हैं। मैं सोचता हूं कि मेरी दादी को यह खिताब मिलना चाहिए था। उन्होंने बिना किसी मेडिकल डिग्री के 40 साल पहले यह सब समझ लिया था। 20 मिनट बाद हीलर वार्ड फिर अंदर आता है। वह कमरे के बीच में खड़ा होकर जोर से बोलता है ताकि सब सुन सकें, अदरक वाला गर्म पानी। वह ऐसे बोल रहा है जैसे किसी मुकदमे में सबूत दे रहा हो। तो इस अस्पताल में यही इलाज दिया जा रहा है, गर्म पानी और अदरक। ये कोई दवा नहीं है, ये तो एक गरीब औरत अपने बच्चे को देती है। ये आदमी एक ढोंगी है और इस शहर के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ, तुम सूजन और गैस के लिए क्या सलाह देते हो? वो रुकता है, संतुलन बनाने के लिए ऑक्स बाइल। मैं कहता हूँ, इसने 2 हफ्ते तक तुम्हारा ऑक्स बाइल पिया और दर्द में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर ये यहाँ आया, मैंने इसे अदरक और गर्म पानी दिया और 2 दिन में दर्द गायब हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्स बाइल गलत है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस मामले में अदरक और गर्म पानी ने काम किया और ऑक्स बाइल ने नहीं। मैं उस बात को गहराई से बैठने का देता हूँ और फिर पूछता हूँ, तुम्हारे बाकी पेशेंट्स का क्या हाल है? अगर उनमें से किसी को सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत हो तो मेरे दरवाजे खुले हैं। वो वहाँ से चला जाता है। एक पल के लिए पूरा वेटिंग रूम शांत हो जाता है और फिर कोई पीछे से तालियां बजाना शुरू करता है और सब उसमें शामिल हो जाते हैं। कोने में खड़ा एडमंड अपने लेजर में कुछ लिख रहा है, जैसे वह अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उस भारी आदमी के बाद एक औरत आती है, जिसने बैठने से पहले ही अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। वह कहती है, 1 हफ्ते से हर रोज दोनों कनपटियों और आंखों के पीछे दर्द होता है। मैं उससे जरूरी सवाल पूछता हूँ, कहीं गिर गई थी? नहीं।
बुखार है? नहीं। फिर मैं अपनी बातों को घरेलू दिनचर्या की तरफ मोड़ता हूँ। वो बताती है कि वो पानी के नाम पर बस खाने के साथ सूप पीती है। मैं उसे गौर से देखता हूँ। वो बस डिहाइड्रेशन का शिकार है। सालों से उसके शरीर में पानी की कमी है। मैं कहता हूँ, हर रोज 2 पूरे जग साफ पानी पियो। सुबह कुछ भी खाने से पहले 1 जग पानी और खाने में नमक डालना बंद कर दो। वो मुझे तिरछी नजरों से देखती है। क्या इससे मेरा सिर ठीक हो जाएगा? मैं कहता हूँ, अगर 2 दिन में ठीक न हो तो वापस आना। वो बिना किसी भरोसे के चली जाती है। अगली सुबह उसका पति एक पूरा पाई लेकर आता है और उसे भेंट की तरह मुझे देता है। वो कहता है उसका सिर अब बिल्कुल ठीक है। वो आज सुबह सोकर उठी और कहने लगी कि 1 हफ्ते में पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो मरना नहीं चाहती। आपने उसे क्या दिया था? मैं पाई लेते हुए कहता हूँ, एक प्राचीन इलाज। वह पाई बहुत अच्छा है और एडमंड को उसका आधा हिस्सा मिलता है। तभी एक माँ दौड़ते हुए अंदर आती है। उसकी गोद में बच्चा है और बाल बिखरे हुए हैं। वह घबराकर कहती है, इसे बहुत तेज बुखार है और ये कुछ खा नहीं रहा है। स्पिरिट हीलर ने कहा है कि इसके सीने में बुरी आत्माओं ने घर कर लिया है, इसलिए हमें 3 दिन का उपवास रखना होगा और हर सुबह इसे ठंडे पानी से नहलाना होगा। मैं 7-8 साल के उस लड़के को देखता हूँ। उसका चेहरा लाल है और आंखें पथराई हुई हैं। मैं उसके गले को छूकर देखता हूँ, लिम्फ नोड्स सूजे हुए हैं। मैं लकड़ी का स्टेथोस्कोप ट्यूब उसके सीने पर लगाता हूँ। हालांकि मुझे उससे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं देता, पर यह प्रक्रिया उस माँ को थोड़ा शांत कर देती है। मैं बच्चे का मुंह खुलवाकर उसके गले को देखता हूँ। वह बिल्कुल लाल और सूजा हुआ है। ये एक सीधा सा इन्फेक्शन है। मैं कहता हूँ, यह कोई आत्मा नहीं है, बस गले की बीमारी है। माँ कहती है, हीलर ने तो कहा था कि ये ठीक हो जाएगा, बस इसे भूखा रखना होगा और ठंडे पानी से नहलाना होगा। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, बच्चे को बुखार है। ठंडे पानी से बुखार और बिगड़ जाएगा और उपवास उसे इतना कमजोर कर देगा कि वो बीमारी से लड़ ही नहीं पाएगा। इसे गर्म चीजें पीने को दो, शहद और जितना पानी ये पी सके। इसके माथे पर गर्म पट्टी रखो, ठंडी नहीं। इसे बिस्तर पर आराम करने दो और जो भी ये खा सके खिलाओ। वो मुझे ताकती रहती है। बस इतना ही। और उन आत्माओं का क्या? मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि आत्माएं नहीं होती तो वो मेरी बात नहीं मानेगी। मैं कहता हूँ, जब बीमारी जाएगी तो आत्माएं भी चली जाएंगी। उन्हें रुकने की कोई वजह मत दो। इसे गर्म रखो, पानी पिलाते रहो और वे खुद ब खुद निकल जाएंगी। उसे ये बात समझ आ जाती है। 4 दिन बाद वो अपने बेटे के साथ वापस आती है, जो अब बिल्कुल ठीक है। वे बताती है कि स्पिरिट हीलर उसके बाद उससे बात करने भी नहीं आया। मैं उस बच्चे को खेलते हुए देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर उसने मेरी बात न मानी होती तो वह बच्चा बीमारी से नहीं बल्कि इलाज से मर जाता। फिर एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे आता है, जो कमर से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जैसे किसी ने उसे बीच से मोड़ दिया हो। वो बिना पूछे ही कहता है, 30 साल हो गए। कमर का निचला हिस्सा। 30 साल से हीलर्स, वैद और पंडितों को दिखाया। यहाँ तक कि पास के गांव की एक औरत ने कहा था कि वे अपने हाथों से दर्द खींच लेगी, पर कुछ नहीं हुआ। मैं उसके बैठने के तरीके को देखता हूँ। यह हड्डी की नहीं, मांसपेशियों की दिक्कत है। उसने सालों से अपनी एक ही तरफ जोर दिया है और कभी अपनी पीठ को ठीक से स्ट्रेच नहीं किया, क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं। मैं कहता हूँ, जितना सीधा हो सको खड़े हो जाओ। वो कोशिश करता है। मैं उसे जमीन की तरफ झुकने और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आने को कहता हूँ। मैं उसे 5 मिनट की बेसिक मोबिलिटी सीक्वेंस करवाता हूँ। वह ऐसे हिल रहा है जैसे उसके जोड़ों में गोंद लगा हो। तीसरी बार तक उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। मैं कहता हूँ, एक बार फिर, और धीरे। वह फिर से करता है और इस बार वह बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। पूरी तरह से तो नहीं। 30 साल का नुकसान 5 मिनट में ठीक नहीं होता, लेकिन बदलाव साफ नजर आ रहा है। वह अपने हाथ बगल में लटकाए वहां खड़ा है और सामने की दीवार को एक ऐसे भाव से देख रहा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उसे सलाह देता हूँ, इसे हर सुबह करो, हर शाम भी 10-10 मिनट के लिए, और 1 हफ्ते बाद वापस आना। वह बस सिर हिला देता है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है, फिर रुककर पीछे मुड़ता है। मैंने पहले भी लोगों को राहत में रोते देखा है, अक्सर तब जब उन्हें लगता था कि उनका पैसा डूब गया है और फिर वो वापस मिल गया। वह एक अलग तरह की राहत होती है। लेकिन ये कुछ और है। ये 30 साल तक हर सुबह दर्द के साथ जागने और यह मान लेने का एहसास है कि अब जिंदगी ऐसी ही रहेगी। और फिर एक सुबह उधार के कोर्ट में एक अजनबी आता है और तुम्हें सिखाता है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे मोड़ना है। वह कुछ नहीं कहता, वो बस एक पल के लिए वहां खड़ा रहता है और फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद मैं एग्जामिनेशन बेंच पर बैठ जाता हूँ। मैंने निवेश के झूठे मौके बेचे हैं। मैंने जायदाद के नकली कागजात बनाए हैं। मैंने लोगों को यकीन दिलाया है कि उनका पैसा कहीं सुरक्षित जा रहा है, जबकि वो कहीं नहीं जा रहा था। मुझे अच्छी तरह पता है कि किसी से कुछ छीनने का एहसास कैसा होता है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को कुछ वापस दिया है। ये एक अजीब एहसास है। बुरा नहीं, बस बहुत अजीब। मैं इस बात को दिमाग के एक कोने में रख देता हूँ और अगले पेशेंट को अंदर बुलाता हूँ। दिन का आखिरी यादगार मामला एक महिला के रूप में आता है, जो किसी जलते हुए घर से भागने वाली रफ्तार में अंदर घुसती है। उसकी गोद में करीब 5 साल का एक बच्चा है।
जो अपनी उंगलियों को बड़ी शांति और जिज्ञासा से देख रहा है, जैसे उसे अंदाजा ही ना हो कि उसके आसपास के बड़े इतने परेशान क्यों हैं। वो घबराते हुए कहती है, इसने एक सिक्का निगल लिया है। 1 घंटा पहले बस मैं एक पल के लिए पीछे मुड़ी थी और इसने उसे मुंह में डाल लिया। तभी पीछे दरवाजे पर एडमंड खड़ा होता है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ा है। वेटिंग रूम से 3 लोग भी नज़ारा देखने के लिए पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं लड़के की तरफ देखता हूँ, वह मेरी तरफ देखता है और हाथ हिलाता है। वह बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं पूछता हूँ, सिक्का कितना बड़ा था? वो बोलती है, मीडियम, नॉर्मल, मुझे नहीं पता। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या आपको चीरा लगाना पड़ेगा? मैं शांति से कहता हूँ, हमें इंतजार करना होगा। वह महिला ऐसे दोबारा पूछती है जैसे उसने गलत सुन लिया हो। इंतजार? मैं समझाते हुए कहता हूँ, सिक्का उसके पेट में है, पेट उसकी आंतों से जुड़ा है और आंतें बाहर जाने का रास्ता बनाती हैं। सिक्का उसी रास्ते का पालन करेगा। जैसे बाकी सब चीज़ें निकलती हैं वैसे ही 1-2 दिन में ही अपने आप बाहर आ जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो धीरे से बोलती है, अपने आप बाहर आएगा उसी सामान्य रास्ते से? मैं कहता हूँ, हाँ। वो एडमंड की तरफ देखती है। एडमंड छत की तरफ देखता है। बाहर खड़े दर्शकों में से एक महिला अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। लड़का फिर से मेरी तरफ हाथ हिलाता है। वह महिला फिर पूछती है, क्या आपको यकीन है? मैं उससे सवाल करता हूँ, क्या आपने कभी अंगूर का बीज निगला है? वो कहती है, हाँ, कभी कभी। मैं पूछता हूँ, तो क्या आप मर गई? वो जवाब देती है, नहीं, लेकिन अंगूर का बीज और सिक्का। मैं उसे टोकते हुए कहता हूँ, सिद्धांत वही है। सिक्का चिकना है, उसमें कोई धार नहीं है जो कहीं फंस सके। उसके अंदरूनी अंग एक वयस्क के अंगों के अनुपात में ही है। ये पास हो जाएगा। उसे सामान्य खाना खिलाती रहें, पानी पिलाती रहें, और जब कुदरत अपना काम कर दे तो जांच कर लें। और हाँ, जब सिक्का मिल जाए तो उसे वापस इस्तेमाल में लाने से पहले धो जरूर लेना। दरवाजे के पास खड़ी महिला के मुंह से एक आवाज़ निकलती है। वह माँ कुछ उलझी हुई लेकिन थोड़ी शांत होकर वहां से चली जाती है। एडमंड उसके पीछे दरवाज़ा बंद करता है और मेरी तरफ मुड़ता है। वह कहता है, क्या यह वाकई सच है? मैं कहता हूँ, हाँ, ये सच है। वह इसे अपने लेजर में लिखता है और उसके नीचे 2 लाइनें खींच देता है। अगली सुबह एडमंड मुझे बताता है कि सिक्का बिल्कुल वैसे ही बाहर आ गया जैसा मैंने कहा था, और मेरे आने से पहले वह माँ दरवाजे पे एक छोटा केक छोड़ गई और एडमंड से कह गई कि मैं, उसके शब्द थे, ईश्वर का बंदा हूँ। मैं फिर से अपनी दादी के बारे में सोचता हूँ। उन्हें यह सब बहुत दिलचस्प लगता। इधर मंगलवार के दिन, या यहाँ जिसे मंगलवार कहते हैं, एक मैसेंजर पहुँचता है। मैंने अभी तक यहाँ का लोकल कैलेंडर पूरी तरह नहीं समझा है। वह मैसेंजर इतनी तेजी से सवारी करके आया है कि उसका घोड़ा भी अपमानित महसूस कर रहा होगा। वह कहता है, 3 गांव पूर्व की ओर 2 दिन की दूरी पर। लोग खांस रहे हैं, बुखार से तड़प रहे हैं, साधारण काम करते करते गिर रहे हैं। 6 लोग मर चुके हैं। गांव के बड़े उस डॉक्टर को बुला रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने सुना है। मैसेंजर के अपनी बात पूरी करने से पहले ही एडमंड मेरी बगल में आ खड़ा होता है। एडमंड कहता है, साल के इस समय पूर्वी रास्ता बहुत मुश्किल है। कीचड़ है, मिल के आगे वाले हिस्से में भेड़ियों की खबरें हैं और गांव काफ़ी दूर हैं, और आपका यहाँ का शेड्यूल पहले से ही। मैं उसे काटते हुए कहता हूँ, बैग पैक करो, डॉक्टर वाली एक्स्ट्रा लिनन, जिंजर रूट, कैमोमाइल, सब कुछ। एडमंड बैग पैक करता है। वह इसे एक ऐसे आदमी के भाव से करता है जो कड़ी आपत्ति जताना चाहता है, लेकिन उसने तय कर लिया है कि जोर से बोलना बेकार है। मैं बैग लेता हूँ, उस कार्ट में बैठता हूँ जिसे मैसेंजर लाया था, और निकल पड़ता हूँ। मैं ये सीख चुका हूँ कि साख यानी रेप्यूटेशन ही वह इकलौती मुद्रा है जो ब्याज से भी तेजी से बढ़ती है, और साख इमारतों के अंदर नहीं बनती। पहले गांव पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। रास्तों के बारे में एडमंड सही था, वो भयावह है। कीचड़ और पानी से भरे गड्ढे जिनमें काट एक एक करके गिरती हुई आगे बढ़ती है। जब तक हम पहुंचते हैं, मैं 2 बार अपनी जीप काट चुका हूं, और मिडीवल रास्तों की मरम्मत के बारे में मेरी राय काफी सख्त हो चुकी है। बस्ती के किनारे पर गांव का बड़ा मुझसे मिलता है। करीब 50 लोग, शायद 60 छप्पर वाली छतें और मिट्टी की दीवारें। ये एक ऐसी जगह है जो 200 सालों से इसी रूप में मौजूद है, और जिसे बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता। जब मुखिया बात कर रहा होता है, मैं आसपास देखता हूँ। कुआं खाद के एक बहुत बड़े ढेर से सिर्फ 8 मीटर की दूरी पर है। मुर्गियां उस पर घूम रही हैं, बच्चे उसके पास खेल रहे हैं। कुएं की रस्सी इस्तेमाल और भगवान जाने किस किस वजह से काली पड़ चुकी है। पास के एक घर के खुले दरवाजे से मैं अंदर झांकता हूँ। मैं वहाँ 4 वयस्क, 3 बच्चे, 2 बकरियां और कोने में एक सूअर देखता हूँ जो अपने में ही मग्न है। 40 फीट दूर एक आदमी इतनी तेजी से खांसता है कि उसका पूरा शरीर हिल जाता है। पास खड़ी एक महिला उसकी पीठ पर हाथ रखती है। 3 दिनों में उसे भी वही खांसी होगी। मैं करीब 15 सेकंड में समझ जाता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है, ये कोई बुरी हवा या दुष्ट आत्माएं नहीं है।
जिनके बारे में अगले 1 घंटे में मुझे दलीलें दी जाने वाली हैं। ये एक ऐसी बस्ती है जिसने खुद को संक्रमण फैलाने के सबसे कारगर तरीके से व्यवस्थित किया है और फिर लोग बीमार होने पर हैरान हो रहे हैं। मैं ये सब जोर से नहीं कहता। इसके बजाय मैं अपने हाथ पीछे बांधकर और चेहरे पर एक विचारशील भाव लिए गांव के चारों ओर घूमता हूं और बीच बीच में सिर हिलाता हूं। मुखिया मेरे पीछे पीछे चलते हुए लक्षणों के बारे में बताता है। मैं सुनता हूं, सिर हिलाता हूं और चीजों को देखता हूं। जब मैं पूरा चक्कर लगा लेता हूं तो घोषणा करता हूं, ये बीमारी दूषित हवा से आती है। मियाज़्मा पानी के स्रोतों के पास की गंदी जमीन से उठता है और सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसका इलाज करने के लिए हमें शरीर को अंदर से साफ करना होगा और जमीन को शुद्ध करना होगा ताकि हवा फिर से साफ हो सके। मुखिया मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखता है और पूछता है, हम जमीन को कैसे शुद्ध करेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल वही बताऊंगा, लेकिन पहले चाय। आग जलाने में 20 मिनट लगते हैं और पानी को अच्छी तरह उबालने में और 20 मिनट। मेरे दिमाग में कैमोमाइल, मिंट, जिंजर और हनी की मात्रा तय है। मेरे पास जितना सामान है उससे करीब 40 कप चाय बन जाएगी, जो बीमारों और कुछ और लोगों के लिए काफ़ी होगी। जब पानी गर्म हो रहा होता है, मैं मुखिया को भीड़ से दूर ले जाता हूँ। मैं उससे धीरे से कहता हूँ, चाय अंदरूनी सफाई शुरू करेगी, लेकिन सिर्फ चाय काफ़ी नहीं है। यह मायाज़मा आपके पानी के स्रोत के पास की मिट्टी में जड़ जमा चुका है। इलाज के काम करने के लिए और चाय का पूरा असर होने के लिए उन स्थितियों को हटाना होगा जो मायाज़मा को बनाए रखती हैं। वो करीब आता है और पूछता है, हमें क्या करना होगा? मैं निर्देश देता हूँ, गंदगी के ढेर को कुएं से कम 50 मीटर दूर ले जाओ, अगर और दूर कर सको तो बेहतर है। बीमारों को स्वस्थ लोगों से अलग सोना चाहिए और जानवरों से भी अलग। आत्माओं की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मायाज़मा सांसों से चिपका रहता है और एक छोटी जगह में बहुत सारी सांसें उसे गाढ़ा कर देती हैं। मैं यह सब पूरी गंभीरता के साथ कहता हूँ। मेरा हर शब्द सच है, लेकिन उसे पेश करने का तरीका एक कहानी है। वह चाय एक अच्छी चाय है जो गले की सूजन को कम करेगी और लोगों को सोने में मदद करेगी, लेकिन बीमारी के असली कारण पर उसका कोई असर नहीं होगा। असली दवा तो वो साफ सफाई के उपाय हैं। लेकिन अगर मैं इस गांव में जाकर उनसे कहूं कि उनका कुआं उन्हें जहर दे रहा है और उनके जानवर उन्हें बीमार कर रहे हैं, तो मैं 6 घंटे बहस में बर्बाद कर दूंगा और कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर मैं उनसे कहूं कि चाय को काम करने के लिए साफ जमीन चाहिए, तो सुबह तक जमीन साफ हो जाएगी। मुखिया सिर हिलाता है और 3 आदमियों को बुलाकर निर्देश देता है। रात होने तक गंदगी के ढेर को हटाया जाने लगता है। बीमारों को गांव के किनारे 2 घरों में भेज दिया जाता है। जानवरों को बाहर कर दिया जाता है। मैं वहां 2 दिन रुकता हूँ। तीसरे दिन की सुबह एक आदमी आता है। लोगों के बर्ताव से साफ है कि वह इसी इलाके का रहने वाला है। उसने एक कोट पहना है जिसके बेल्ट से सूखी जड़ी बूटियां, चमड़े की छोटी थैलियां और किसी तरह की नक्काशीदार हड्डी लटकी हुई है। वह मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने उसके घर में कीचड़ फैला दिया हो। वह कहता है, मैंने सुना है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर्बल चाय। मैं कहता हूँ, गुड मॉर्निंग। वह इकट्ठा हुए ग्रामीणों के सामने चिल्लाकर कहता है, हर्बल चाय सिर्फ एक अंधविश्वास है। ग्रामीण वहां इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि सुबह 8 बजे 2 वैद्यों के बीच झगड़े से ज्यादा दिलचस्प और कुछ नहीं है। वह आगे कहता है, अंधविश्वास और अज्ञानता इस गांव में बीमारी शरीर के तरल पदार्थों के असंतुलन के कारण है। इसका इलाज ब्लड लेटिंग है, जो त्वचा के जरिए दूषित तत्वों को बाहर निकालता है। यह वह मेरी केतली की तरफ इशारा करता है। ये वो चीज़ है जो बूढ़ी औरतें रोते हुए बच्चों को देती हैं। कई ग्रामीण मेरी तरफ देखते हैं तो कई उसकी तरफ। मैं एक पल के लिए उसे देखता हूँ और पूछता हूँ, पिछले 3 दिनों में आपने कितने पेशेंट्स का इलाज किया है? वह तनकर खड़ा होता है और कहता है, 4। मैं कहता हूँ, मैंने 9 का इलाज किया है। चलिए 3 दिन में तुलना करते हैं। आपके चारों मरीज बनाम मेरे 9 मरीज। जिसके नतीजे बेहतर होंगे वही बाकी गांव का इलाज करेगा। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे उम्मीद थी एक लंबी बहस की, जहां दोनों पक्ष अपनी बात कहें और कुछ हल न निकले। लेकिन 3 दिन की समय सीमा वाला ये सीधा मुकाबला अलग था। वह कहता है, ठीक है। मैं कहता हूँ, ठीक है। हम अपने अपने मरीजों का इलाज करते हैं। वह अपना ब्लड लेटिंग करता है। मैं अपनी चाय, साफ सफाई के उपाय और पानी उबाल कर पीने के सख्त निर्देश देता हूँ। मैं इसे इस तरह पेश करता हूँ कि गर्मी मियाज़मा को शरीर तक पहुँचने से पहले ही बाहर निकाल देती है, जो विज्ञान के हिसाब से गलत है लेकिन असर के हिसाब से बिल्कुल सही। 3 दिन बाद हम मेरे 9 मरीजों की गिनती करते हैं। 8 अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं, एक अभी भी बीमार है लेकिन हालत सुधर रही है, कोई भी बदतर नहीं हुआ। उसके 4 मरीज, एक मर चुका है, 2 की हालत बहुत खराब है, एक वैसा ही है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। वह आंकड़ों को देखता है, वह मुझे देखता है, वह अपना मुंह खोलता है, फिर बंद कर देता है। वह अपना कोट उठाता है और वहां से चला जाता है। मैदान के पार फाटक से होते हुए सड़क पर मैं कुछ नहीं कहता। कहने को कुछ है ही नहीं। आंकड़ों ने सब कह दिया। गांव का मुखिया मेरे कंधे पे हाथ रखता है। मैं सुबह का बाकी वक्त इलाज के चक्कर पूरे करने में बिताता हूँ और फिर जाने की तैयारी करता हूँ। वे तोहफे लाते हैं। पनीर का एक बड़ा टुकड़ा, 2 रोटियां, सूखे मांस का एक बंडल, लिनन के 3 थान, शहद का एक जार और एक मुर्गी।
एक जिंदा मुर्गी जो मुझे एक छोटी लड़की ने बड़े सम्मान के साथ दी है, जिसे साफ तौर पर गर्व है कि वो इसे पकड़कर लाई है। मैं मुर्गी को देखता हूँ, मुर्गी मुझे देखती है। मैं कहता हूँ शुक्रिया। मैं मुर्गी को काट में रख देता हूँ। मुर्गी तुरंत साफ कर देती है कि इस इंतजाम के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं है। वह पूरे 3 घंटे के सफर में लगातार अपनी आवाज उठाती है, कभी कभार नहीं, डराने पर नहीं, बल्कि लगातार एक ऐसे जीव की प्रतिबद्धता के साथ जिसने आज़ादी पर एक दार्शनिक मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया हो। जब तक शहर का फाटक दिखाई देता है, मेरे मन में उसकी दृढ़ता के प्रति इतना सम्मान पैदा हो चुका है जितना 3 घंटे पहले मुझे मुमकिन नहीं लगा था। मैं अस्पताल पहुंचता हूं, बाहर एक लाइन लगी है। ये मेरी रोज वाली लाइन नहीं है। मैं उनमें से कुछ चेहरों को पहचानता हूं। ये एक नई लाइन है। अलग कपड़े, अलग चेहरे, उनके जूतों पर लगी कीचड़ यहाँ की मिट्टी से अलग रंग की है। एडमंड कार्ड से मिलने बाहर आता है। वह मुर्गी को देखता है, मुर्गी एडमंड को देखती है और कुछ तीखी बात कहती है। वह कहता है, गांवों से खबर आई है, ये लोग मिलफोर्ड और ऐश क्रीक से आए हैं। उन्होंने इलाज के बारे में सुना है। वे आज सुबह से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक पल के लिए कार्ट में बैठता हूं और लाइन को देखता हूं। उसमें 3 दर्जन लोग हैं। मैंने अभी तक अपना सामान भी नहीं उतारा है। मुर्गी फिर चिल्लाती है। मैं एडमंड से कहता हूं, ये मुर्गी उसे दे दो जिसे चाहिए। पनीर रसोई के लिए रख लो। मैं मेडिकल बैग उठाता हूं और उनसे कहता हूं कि मैं 20 मिनट में शुरू करूंगा। मुझे अपने हाथ धोने हैं। एडमंड मुर्गी को देखता है, मुर्गी एडमंड को देखती है। वो उसे अंदर ले जाता है। उस रात मैं अपने कमरे में एक कप असली चाय के साथ बैठता हूँ। कोई रस्मी चाय नहीं, बस अपनी अलमारी के जार से निकाली हुई साधारण कैमोमाइल चाय। मैं पिछले 4 दिनों के बारे में सोचता हूँ। मैंने अदरक की चाय और इस सुझाव से एक चिकित्सा प्रतियोगिता जीत ली कि शायद गंदगी के ढेर को पीने के पानी के बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। मैंने एक प्रशिक्षित स्थानीय वैद्य को सिर्फ ये जानकर हरा दिया कि शरीर के अंदर कुछ भी डालने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। वह आदमी जिसकी पूरी पेशेवर पहचान ब्लड लेटिंग के इर्द गिर्द बनी थी, इसलिए चला गया क्योंकि स्वच्छता के एक बुनियादी कदम ने सर्जरी से बेहतर प्रदर्शन किया। मेरी पिछली जिंदगी में इसे धोखाधड़ी कहा जाता। आप एक साधारण चीज को प्रभावशाली भाषा में लपेट देते हैं। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इसकी प्रक्रिया रहस्यमयी और जटिल है, और वे आपको नतीजे के साथ साथ उस नाटक के लिए भी पैसे देते हैं। यही एक ठगी का ढांचा होता है। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अभी जो किया उसका ढांचा भी यही था। फर्क सिर्फ इतना है, और मैं अभी भी यह समझ रहा हूं कि क्या ये वाकई कोई सार्थक फर्क है या सिर्फ एक सुकून देने वाली कहानी जो मैं खुद को सुना रहा हूं कि ये लोग सचमुच ठीक हो रहे हैं। विलेज एल्डर अपनी कमर सीधी करते हैं। वो बीमारों को स्वस्थ लोगों से अलग कर रहे हैं। 8 लोग ठीक हो रहे हैं जिनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये हिस्सा सच है। विलेज एल्डर के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाय ने कम किया या साफ सफाई ने। उनके लिए बस ये मायने रखता है कि तरीका काम कर गया। मैं कुछ देर इसी सोच के साथ बैठता हूँ, फिर अपनी चाय खत्म करके सोने चला जाता हूँ। अगली सुबह बाहर लाइन में 36 लोग खड़े हैं। एडमंड नाम का एक चिकन मेरे दरवाजे के नीचे सरकाए गए एक नोट के जरिए बताता है कि उसे 2 गलियों दूर एक परिवार के पास भेज दिया गया है और वो वहाँ काफी खुश है। चलो, उस चिकन के लिए अच्छा है। वेंसडे की सुबह ब्लैकस्मिथ आता है और वो अकेला नहीं है। उसका भाई उसे सहारा देकर दरवाजे के अंदर लाता है और उन दोनों के आने से पहले ही एक अजीब सी बदबू कमरे में मच जाती है। भट्टी की महक नहीं, बल्कि कुछ मीठा और उससे भी कहीं बदतर। ब्लैकस्मिथ का दायां हाथ एक कपड़े में लिपटा है जो शायद 3 दिन पहले सफेद रहा होगा। वो पट्टी पूरी तरह से भीग चुकी है। पुराने भूरे रंग की परतों के ऊपर कुछ ऐसा है जो किनारों से हरा पड़ गया है। वो अपने हाथ को अपने शरीर से ऐसे दूर रखता है जैसे वो किसी और की चीज हो और उसे बस उसे ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई हो। मैं पट्टी खोलता हूँ। फोरआर्म पर एक गहरा घाव है, बिल्कुल वैसा ही जैसा काम के दौरान छैनी फिसलने से होता है। भाई के हिसाब से घाव 4 दिन पुराना है। किनारे लाल और सूजे हुए हैं और उस घाव से कोहनी की तरफ जाती हुई पतली लाल लकीरें सूखी मिट्टी की दरारों जैसी दिख रही हैं। मैं जानता हूं कि ये लकीरें क्या हैं। मैंने कभी इनका इलाज नहीं किया, कभी असल में देखा नहीं, पर तस्वीरों में देखा है और मैं समझ गया हूं। मैं पूछता हूं, हीलर ने क्या कहा? भाई कहता है, वो कल आया था। उसने कहा कि सड़न फैलने से पहले हाथ को कोहनी से काटना पड़ेगा। उसने आज दोपहर उसे वापस ले जाने को कहा था, पर हम एक सेकेंड ओपिनियन चाहते थे। ब्लैकस्मिथ चुप है। वो बस मेरा चेहरा देख रहा है। मैं उन लाल लकीरों को ध्यान से दबाता हूँ। वो दर्द से कराह उठता है। मेरी उंगलियों को वो लकीरें बाकी खाल से ज्यादा गर्म महसूस हो रही हैं। ये कोहनी से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गई हैं, पर अभी कंधे तक नहीं पहुंची। ये बहुत जरूरी बात है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये सेप्सिस की शुरुआती स्टेज है। इन्फेक्शन अब लिम्फ सिस्टम के जरिए शरीर के मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये खून तक पूरी तरह पहुंच गया तो हाथ काटने से भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर कुछ भी उसे बचा नहीं पाएगा।
पर अभी ये वहां तक पहुंचा नहीं है। मैं ब्लैकस्मिथ की तरफ देखता हूँ। मैं इस घाव को उबलते पानी और नमक से साफ करने वाला हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो पूछता है, हाथ खोने से ज़्यादा? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, नहीं, शायद उससे कम। वो कहता है, तो फिर कब? मैं पानी उबालता हूँ और उसमें ढेर सारा नमक डालता हूँ। इतना नमक कि बेसिक बायोलॉजी के हिसाब से वो सरफेस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे। जब तक पानी गर्म होता है, मैं पुरानी पट्टियाँ काटता हूँ और घाव को करीब से देखता हूँ। किनारे संक्रमित हैं, पर घाव इतना गहरा नहीं कि हड्डी या बड़ी नसों तक पहुँचे। यहाँ एक मौका है, पर पक्का कुछ नहीं। मैं खुद को साफ बता देना चाहता हूँ कि ये कोई पक्की बात नहीं है, बस एक मौका है। मैं उबलता हुआ नमकीन पानी घाव पर डालता हूँ। ब्लैकस्मिथ अपने खाली हाथ से मेज को जोर से पकड़ लेता है और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकलती है जिसे मैं अपने दांतों तक में महसूस कर सकता हूँ। उसका भाई दूसरी तरफ देखने लगता है। मैं फुर्ती से काम करता हूँ, किनारों को साफ करता हूँ और अपनी किट के छोटे सटीक ब्लेड से सड़े हुए टिश्यू को हटाता हूँ। फिर मैं भाप से साफ किए हुए लिनन से घाव को भर देता हूँ। उसके बाद एक सख्त पट्टी साफ लिनन, जिसे दिन में 2 बार बदलना होगा। मैं भाई से कहता हूँ, गार्लिक कच्चा, इसे रोज सुबह 2 कलियां खिलाओ। मुझसे इसकी वजह मत पूछना, बस खिला देना। मैं जानता हूँ कि गार्लिक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, पर मैं उस भाई को ये सब नहीं समझा सकता। लहसुन शरीर को अंदर से संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। ये बात परिणाम के हिसाब से सही है, भले ही तरीका समझाने में गलत हो। और इतना काफी है। मैं कहता हूँ, कल सुबह तुम दोनों वापस आना। वो अगली सुबह आते हैं और उसके बाद वाली सुबह भी। तीसरे दिन मैं पट्टी खोलता हूँ और उन लाल लकीरों को देखता हूँ। वो रुक गई हैं, पूरी तरह गायब नहीं हुई हैं, पर आगे नहीं बढ़ रही। घाव के किनारे अब उतने गुस्से में लग रहे। ब्लैकस्मिथ के चेहरे पर अब वो रंग वापस आ गया है जो पहले नहीं था। मैं जाहिर तौर पर जश्न नहीं मनाता, बस घाव को चेक करता हूँ, फिर से पट्टी बांधता हूँ और उसे लहसुन खाते रहने को कहकर घर भेज देता हूँ। यहाँ बात घोड़ों से भी तेज और ज़रूरत से ज़्यादा शोर के साथ फैलती है। दोपहर तक आधे शहर को पता चल जाता है कि डॉक्टर क्रिस्टोफर ने ब्लैकस्मिथ का वो हाथ बचा लिया जिसे हीलर वार्ड काटने वाला था। मैं वार्ड के बारे में एक शब्द नहीं कहता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। शहर के लोग खुद ही ये काम मेरे लिए कर रहे हैं। फ्राइडे को एक मर्चेंट आता है। वो एक महंगे कोट में बड़ा सा आदमी है, ऐसा महंगा जो बिना कुछ कहे अपनी हैसियत चिल्लाता है। भारी कपड़ा, पीतल के बटन और कॉलर पर एक चेन। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास है जो उन लोगों में होता है जिन्हें आदत है कि लोग उनके लिए रास्ता छोड़ दें। वो बैठता है, कमरे को एक बार देखता है और शायद थोड़ा निराश होता है कि ये जगह उतनी आलीशान नहीं है। वो कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं कहता हूँ, विस्तार से बताइए। वो हाथ हिलाते हुए कहता है, थकान, भारीपन और एक सामान्य सुस्ती, ऊर्जा की कमी। मैं जल्दी थक जाता हूँ और शरीर धीमा महसूस होता है। मैं उसे देखता हूँ। वो करीब 45 साल का है, सेहतमंद शरीर है, पर वैसा जो हर वक्त भारी खाना खाता हो और कुर्सी से अपनी सवारी तक पैदल चलने को ही काफ़ी कसरत मानता हो। उसकी आंखों की चमक ठीक है, सांसें सामान्य हैं और उसकी गोद में रखे हाथ भी स्थिर है। मैं पूछता हूँ, ये कब से हो रहा है? वो कहता है, कुछ महीनों से। मैं पूछता हूँ, कोई दर्द? वो मना करता है, बुखार नहीं। क्या खाने के बाद कभी चक्कर आते हैं? मैं कई और सवाल पूछता हूँ और हर बात एक ही तरफ इशारा करती है। शारीरिक रूप से ये आदमी पूरी तरह स्वस्थ है। उसे बस उस उम्र वाली थकान है जो शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेने, कम सोने और दिन भर बैठे रहने से होती है। उसकी दिनचर्या ठीक कर दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे ये सच बता सकता था कि मांस कम खाओ, पैदल चलो, समय पर सो जाओ और खाने के साथ शराब की जगह पानी पियो। इसमें 2 मिनट लगते और वो मुझे 3 कॉपर पीसेस देता। या फिर मैं पूरी गंभीरता के साथ कहता हूँ, आपकी हालत एक क्लासिक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है, बिलियरी कंजेशन के साथ सेकेंडरी एनर्जी स्टैग्नेशन। आपका लिवर, जो शरीर की मुख्य ऊर्जा को संभालता है, जरूरत से ज्यादा बोझ तले दबा है। उसी का नतीजा ये थकान और भारीपन है, क्योंकि पाचन तंत्र उस ऊर्जा को खींच लेता है जिसे शरीर में घूमना चाहिए था। वो आगे झुकता है और पूछता है, क्या ये गंभीर है? मैं कहता हूँ, अभी नहीं, आप सही समय पर आए हैं। मैं उसे मांस कम करने और रोज सुबह आधे घंटे पैदल चलने की सलाह देता हूँ। रात के दूसरे पहर तक सो जाने और सुबह के खाने से पहले 2 कप गर्म पानी पीने को कहता हूँ। साथ ही मैं एक वीकली लिवर टॉनिक भी लिखता हूँ, कैमोमाइल और डैंडेलियन रूट को गर्म पानी में उबाल कर पीना, जिसे मैं लिवर की सफाई करने वाला टॉनिक बताता हूँ। वो मेरी बातों को ऐसे सुनता है जैसे कोई जासूस युद्ध की रणनीति समझ रहा हो। वो बड़ी संजीदगी और मकसद के साथ वहां से निकलता है। एक हफ्ते बाद एक संदेशवाहक आता है जिसके पास एक थैली है। इसमें मेरी पिछली 10 मुलाकातों की कुल कमाई से भी ज्यादा पैसा है। उसमें एक नोट है, अद्भुत सुधार, मेरी पूरी ताकत वापस आ गई है। आप 3 प्रांतों के सबसे बेहतरीन हकीम हैं। मैंने सबको बता दिया है। मैं उस थैली को हाथ में लेकर सोचता हूँ कि मैंने उसे सिर्फ एक रूटीन बताया था, सुबह चलो, समय पर सो और सुअर का मांस कम खाओ।
ये सलाह कोई भी समझदार इंसान उसे मुफ्त में दे देता, पर मैंने उसे एक मनगढ़ंत बीमारी और कैमोमाइल टी को टॉनिक का नाम देकर पैसे वसूले। पर वो ठीक है, सच में ठीक है। वो रूटीन किसी को भी बेहतर बना देता। परिणाम सच है, बस मेरा तरीका एक नाटक था। वो थैली भारी है। मैं खाली कमरे में कहता हूँ, इसकी कीमत एक गाय के बराबर है। मैं उसे फर्श के नीचे वाले बक्से में रख देता हूँ। मंडे को एक बूढ़ी औरत आती है और उसके बात करने से पहले ही मैं रुक जाता हूँ। वो धीरे धीरे चलती है और एक हाथ अपने सीने पर रखा है, बिल्कुल वैसे जैसे लोग तब चलते हैं जब हर सांस के साथ दर्द होता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है। वो संभल कर बैठती है, जैसे बैठने के लिए भी बहुत सोचना पड़ रहा हो। वो कहती है, मेरे सीने में दर्द है, 2 दिन पहले शुरू हुआ था, आता जाता रहता है, कभी कभी बायां हाथ तक जाता है। अचानक मेरा ध्यान पूरी तरह बदल जाता है, बायां हाथ, सीना, आता जाता दर्द। मैं अपने दिमाग में हर लक्षण को टटोलता हूँ, किसी अस्पताल वाले नाटक से सीखी बातें, बायोलॉजी क्लास और वो आर्टिकल जो मैंने कार्डियक इवेंट्स पर पढ़ा था। सीने में दबाव, बाएं हाथ में दर्द, जबड़े में दर्द, पसीना, जी में चलाना। मैं पूछता हूँ, क्या ये कोई दबाव जैसा महसूस होता है, जैसे सीने पर कुछ भारी रखा हो? वो मुझे देखती है और कहती है, हाँ बिल्कुल वैसा ही। मेरे पास न ईसीजी है, न एस्पिरिन, न कोई कार्डियक यूनिट और न ही कोई सर्जिकल टीम। वो कुछ भी नहीं है जो मेरी असली दुनिया में सदियों की मेहनत के बाद बनाया गया था। मेरे पास बस कैमोमाइल टी और एक लकड़ी का लिसनिंग ट्यूब है। मैं वो करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं उसके सीने की धड़कन सुनता हूँ। धड़कनें बेतरतीब हैं जो मुझे डरा रही हैं, पर मेरे पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं है। मैं उसे पूरी तरह आराम करने को कहता हूँ। कोई मेहनत नहीं, भारी खाना नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं कल सुबह आऊँगा। मैं उसे विलो बाग देता हूँ, जो खून को थोड़ा पतला करने के लिए मेरे पास मौजूद इकलौती चीज़ है। मैं जानते हुए भी कि ये काफ़ी नहीं होगा, उसे उसकी बेटी के साथ घर भेज देता हूँ। उसकी बेटी पूरी उम्मीद से मुझे देख रही थी। 2 दिन बाद वो मर जाती है। अगली सुबह उसका बेटा आता है और वो काफ़ी गुस्से में है। वो 30 साल का चौड़े कंधों वाला आदमी है और वो कमरे के बीच में खड़ा होकर चिल्लाता है कि उसकी माँ सीने में दर्द लेकर आई थी और मैंने उसे घर भेज दिया और वो मर गई। उसे लगता है कि मुझे डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं बहस नहीं करता, मैं खुद को बचाता हूँ। मैं बस वहाँ खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुनता हूँ। जब वो रुकता है तो मैं कहता हूँ, उन्हें दिल की बीमारी थी जो अपनी आखिरी स्टेज पर थी। ऐसा कोई इलाज नहीं है जिसे मैं या इस शहर का कोई भी हकीम जानता हो जो फेल होते हुए दिल को रोक सके। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था, पर वो काफ़ी नहीं था। मुझे दुख है। वो मुझे घूरता है, उसकी सांसें तेज़ हैं। वो पूछता है, क्या आप कह रहे हैं कि वो पहले से ही मर रही थीं? मैं कहता हूँ, हाँ, वो पहले से ही जा रही थीं। वो एक पल वहाँ खड़ा रहता है और फिर चला जाता है। 4 दिन बाद वो वापस आता है। वो दरवाजे पर खड़ा है, अंदर नहीं आता। वो कहता है, उन्हें महीनों से सीने में दर्द था। उन्होंने हमें बताया नहीं ताकि हम फिक्र ना करें। जो मैंने कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो सर हिलाकर चला जाता है। उस रात मैं जागता रहता हूँ। दिमाग से मैं जानता हूँ कि वो वैसे भी मरने वाली थी। इस दुनिया की दवाइयों में उनके लिए कुछ नहीं था। पर मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैंने उन्हें देखा था तो मैंने सीने के दर्द और बाएं हाथ के बारे में 2 सेकंड की देरी से सोचा। मुझे उसी पल समझ जाना चाहिए था जब वो बैठी थी। मैं धीमा था। 1 सेकंड की तेज़ी शायद उन्हें न बचा पाती, पर फिर भी मैं धीमा था। मुझे और जानने की ज़रूरत है। मेरी अलमारी की किताबें बेकार हैं। उनमें से बेहतरीन किताब भी लिवर को भावनाओं का केंद्र बताती है। वो मुझे तेज़ बनने में मदद नहीं करेंगी, पर मुझे कुछ चीज़ें याद हैं। धुंधली यादें, आधे अधूरे आर्टिकल्स और टीवी प्रोग्राम्स। मेरे पास अब भी उससे ज़्यादा जानकारी है जितनी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उठा, कागज़ ढूंढा और वो सब लिखना शुरू किया जो मुझे याद था। हर लक्षण, हर बीमारी, हर इलाज। मैं तब तक लिखता रहा जब तक मोमबत्ती खत्म हो गई। 11 पन्ने भर गए थे। ये काफ़ी नहीं है, पर एक शुरुआत है। 3 हफ्ते बाद मुझे एक डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है। एक जवान औरत, उसका तीसरा बच्चा, और वो 14 घंटे से लेबर में थी। मिडवाइफ मुझसे दरवाजे पर मिलती है। उसके चेहरे पर हार मान लेने वाले भाव है। मैं अंदर जाता हूँ और 1 घंटे बाद बाहर आता हूँ। बच्चा बच गया, पर माँ नहीं। मेरे पहुंचने से पहले ही ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, जो रुकी ही नहीं। और मैं उस कमरे में खड़ा रहा और अपने दिमाग की हर तकनीक आजमा ली, पर कुछ भी काम नहीं आया। मैं सुबह की रोशनी में घर के बाहर खड़ा हूँ और मुझे बस गुस्सा आ रहा है। उन किताबों पर गुस्सा आ रहा है जो कोख को चांद की चाल से जोड़ती हैं। उस दुनिया पर गुस्सा आ रहा है जहाँ ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज एक मौत की सज़ा है, क्योंकि किसी को खून रोकना नहीं आता। और इन सब के नीचे खुद पर गुस्सा है, उस लाचारी पर कि आपके सामने कोई दम तोड़ रहा है और आप जानते हैं कि उसे बचाने वाली जानकारी किसी दूसरी दुनिया में मौजूद है, पर आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। मैं घर जाता हूं। मैं फिर से किताबें खोलता हूं। मैं मुश्किल प्रसव और ब्लीडिंग के बारे में सब कुछ पढ़ता हूं। किताबों में कुछ भी काम का नहीं है। मैं वो भी लिख लेता हूं जो मैं नहीं कर सकता। कम से कम मैं उसे दर्ज तो कर सकता हूं।
मेरी धुंधली यादों में शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो अगली बार काम आए, क्योंकि अगली बार ज़रूर आएगा। मैं सुबह होते ही किताबें बंद करता हूँ और अपने पहले मरीज को देखने जाता हूँ। मैं कोई असली डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं धीरे धीरे एक डॉक्टर बन रहा हूँ, एक ऐसी कीमत चुकाकर जिसका मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था। पूरे हफ्ते में पहली बार वेटिंग रूम खाली है, तभी वो अंदर आता है। वो कोई मरीज नहीं है, मुझे तुरंत पता चल जाता है। मरीज अक्सर अपने शरीर में किसी दर्द को दबाकर आते हैं, कोई अपनी बाजू संभाल कर चल रहा होता है तो कोई बहुत संभल कर कदम रखता है। जब किसी को चोट लगती है तो उसके चलने का अंदाज़ा बदल जाता है। लेकिन ये आदमी, ये कुछ अलग है। इसके चलने फिरने में कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। ये अपनी जगह पूरे हक से घेरता है। ये एग्जामिनेशन बेंच के सामने वाली कुर्सी पर बैठता है, एक बार मेरी तरफ देखता है और फिर कमरे को बड़े आराम से निहारने लगता है, जैसे इसके पास दुनिया भर का वक्त हो और इसे कहीं और जाने की कोई जल्दी ना हो। इसकी उम्र शायद 40 के करीब होगी, मीडियम बिल्ड, और एक ऐसा चेहरा जिसे आप एक बार देखकर भूल जाएं। आसानी से दिखने वाला पर मुश्किल से याद रहने वाला चेहरा। इसने एक महंगा कोट पहना है, डार्क वूल का, काफी अच्छी क्वालिटी का। उसके लेफ्ट लेपेल पर कपड़े की तह में थोड़ा छुपा हुआ पुराने खून के रंग जैसा शराब का एक छोटा सा दाग है, ज्यादा बड़ा नहीं। एक समझदार आदमी इसे तुरंत साफ करवा लेता, लेकिन जो अपनी अपीयरेंस की फिक्र नहीं करता वो इसे नजरअंदाज कर देता। और इसे अपनी अपीयरेंस की कोई परवाह नहीं है, मैंने ये बात नोट कर ली। वो वापस मेरी तरफ देखता है, कुछ कहता नहीं। मैं इंतजार करता हूँ, वो भी इंतजार करता है। ये एक टेक्निक है जिसे मैं खुद इस्तेमाल कर चुका हूँ। सन्नाटा सबको असहज कर देता है, और जो इंसान पहले बोलता है वो ये जाहिर कर देता है कि वो इस बातचीत को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कितना बेताब है। करीब 30 सेकंड तक सन्नाटा बना रहता है। वो सच में बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। मेरा इसके बारे में अंदाजा अब और ऊंचा हो गया है। मैं कहता हूँ, तुम यहाँ मेडिकल कंसल्टेशन के लिए नहीं आए हो। वो मुस्कुराकर सहमति जताता है, नहीं। वैसे मुझे यहाँ का डेकोर काफी पसंद आया, बहुत कन्विंसिंग है। बस बात खुल गई। वो कहता है, मेरा नाम ब्रूनो है, मैं एक मर्चेंट हूँ। ज़्यादातर कपड़ों और थोड़ा अनाज का व्यापार करता हूँ। यहाँ और ईस्टर्न सेटलमेंट्स के बीच मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता है। वो थोड़ा रुकता है। करीब 2 महीने पहले मैं ईस्टर्न रोड से इसी शहर आ रहा था। मैं अपना चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल रखता हूँ और पूछता हूँ, सफ़र कैसा रहा? वो जवाब देता है, ज़्यादातर तो ठीक था, लेकिन क्लिफ रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ। मेरे ठीक आगे एक कैरेज सड़क से नीचे गिर गई। मैं शायद 200 मीटर पीछे था। रुकने के लिए काफ़ी दूरी थी, लेकिन उसे गिरते देख मदद करने के लिए काफ़ी नहीं। वो फिर रुकता है। गहराई बहुत थी, कोई नहीं बचा। मैं कहता हूँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो अपने हाथ अपनी गोद में रख लेता है और कहता है, अजीब बात तो ये थी, और मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है, कि हादसे से ठीक पहले मैंने सड़क पर एक शख्स को देखा था। हुलिये से कोई बेगर लग रहा था, फटे हुए कपड़े, नंगे पैर। जब कैरेज गुजरी तो वो वहीं सड़क के पास खड़ा था। वो मुझे गौर से देखता है, फिर कैरेज गायब हो गई, और उसके कुछ घंटों बाद डॉक्टर के कोट में एक आदमी शहर के अंदर आया। कमरा बिल्कुल शांत है। मैं ब्रूनो को देखता हूँ और ब्रूनो मुझे। मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ, वैसे ही जैसे आप अपनी हैंडराइटिंग पहचानते हैं, क्योंकि ये मेरी ही तरह का आदमी है। वही सब्र, वही घुमावदार बातें, और सीधा इल्ज़ाम लगाने के बजाय बातों का जाल बुनने का तरीका। वो यहाँ मुझे धमकाने नहीं आया, कम से कम अभी तो नहीं। वो बस ये जताने आया है कि वो मेरा राज जानता है और देखना चाहता है कि मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। वो सहजता से कहता है, मैं कोई इशारा नहीं कर रहा। मुझे बस लगा कि ये एक दिलचस्प कोइंसिडेंस है, और मेरा मानना है कि ऐसे दिलचस्प कोइंसिडेंसेस पर ध्यान देना चाहिए। इनसे लोगों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। वो मुस्कुराता है। मैं तो बस अपना इंट्रोडक्शन देने आया था। पड़ोसियों को एक दूसरे को जानना चाहिए, आखिर कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इस बातचीत का एक तरीका यह था कि मैं हर बात से साफ मुकर जाता। एक तरीका यह था कि मैं उसे वापस धमकी देता, या फिर उसे बाहर निकाल देता और देखता कि वो आगे क्या करता है। लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं करता। मैं पूछता हूँ, तुमने किस चीज़ का मर्चेंट बताया था खुद को? वो कहता है, कपड़े और अनाज। अच्छा बिजनेस है, स्टेडी डिमांड रहती है। मैं थोड़ा पीछे झुककर कहता हूँ, एक मर्चेंट के पास तो काफ़ी वर्कर्स होंगे, सामान ढोने वाले, बोझ उठाने वाले, ऐसे लोग जिन्हें कभी न कभी चोट लगती ही होगी। अगर तुम्हारे किसी आदमी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो तो उन्हें यहाँ भेज देना, मैं उन्हें फ्री ऑफ चार्ज देख लूँगा। उसकी मुस्कान देखकर समझ आता है कि उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो आया था। सब कुछ नहीं, पर काफ़ी कुछ। उसे पहली बार में सब कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, बस इस अरेंजमेंट की शुरुआत होनी ज़रूरी थी। वो कहता है, ये तुम्हारी बहुत दरियादिली है। मैं कहता हूँ, इसे बस पड़ोसियों के बीच की एक प्रोफेशनल कर्टसी समझो। वो खड़ा होता है, अपना कोट ठीक करता है और सम्मान के साथ सिर झुकाकर चलाता है। उसके जाने के बाद मैं उस खाली एग्जामिनेशन रूम में कुछ पल के लिए बैठता हूँ।
मैंने अभी अभी एक ब्लैकमेलर के साथ डील की है और वही टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं जो मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में किसी शिकार को फंसाने के लिए करता था। रैपो बनाना, कुछ असली चीज़ ऑफर करना और इस अरेंजमेंट को ज़बरदस्ती के बजाय म्यूचुअल बेनिफिट की तरह पेश करना। मैंने ये सब बिना सोचे अपने आप कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक कारपेंटर बिना देखे हथौड़ा उठा लेता है। जो आदमी अभी मेरे ऑफिस से बाहर गया है वो 3 साल पहले का मैं ही था, अगर मैं किसी दूसरे काम में होता तो। मैं सोच रहा हूँ मैं एक फ्रॉडुलेंट डॉक्टर हूँ जिसने एक मरे हुए आदमी की पहचान पर इस शहर में 2 महीने से अपनी मेडिकल रेपुटेशन बनाई है, और अब एक मर्चेंट मुझे ब्लैकमेल कर रहा है जिसने असली हादसे को देखा था। मेरा उस पर बस इतना ही लेवरेज है कि उसने इस बारे में तुरंत रिपोर्ट नहीं की, जो उसे भी मेरे साथ बराबर का गुनहगार बनता है। मेरी पुरानी दुनिया में इसे प्रोफेशनल हैजार्ड कहते थे। मैं वापस अपने मरीजों की तरफ ध्यान देता हूँ। 6 दिन बाद एक आदमी कमर दर्द लेकर आता है। उसका शरीर धूप में झुलसा हुआ है और उसके हाथ किसी भारी काम करने वाले के हैं। वो कहता है कि उसका नाम गैरेट है और वो क्लॉथ ट्रेड में काम करता है। वो कहता है कि एक दोस्त ने इस डॉक्टर की सिफारिश की है। मैं उसकी कमर का इलाज करता हूँ, वही सब जो मैंने उस बूढ़े आदमी को दिखाया था। हल्की एक्सरसाइज और उसे कमर के बजाय पैरों के जोर पर वजन उठाने की सलाह देता हूँ। उसे काफ़ी आराम मिलता है। वो कोई पैसा नहीं देता, बस शुक्रिया कहकर चला जाता है। 2 दिन बाद एक और आदमी फीलिक्स आता है। उसे कलाई में दिक्कत है। मैं उसे भी समझा देता हूँ कि पट्टियाँ कैसे बांधनी हैं और आराम कैसे करना है। वो भी पैसे नहीं देता। फिर फीलिक्स के 3 दिन बाद पेट्रा नाम की एक लड़की आती है जिसे क्लॉथ ट्रेड के ही किसी आदमी ने भेजा है। उसे खांसी है, जिसका मैं स्टीम ब्रीदिंग टेक्निक से इलाज बताता हूँ। वो भी पैसे नहीं देता। मैं मन ही मन गिनती रखता हूँ, गैरेट, फीलिक्स, पेट्रा, फिर ऑलड्रिच, और फिर अनाज के गोदाम में काम करने वाले 2 भाई। एक औरत आती है जो खुद को सीम्स्ट्रेस बताती है, पर उसके हाथों के निशान बताते हैं कि वो बाहर मेहनत का काम करती है। 2 हफ्तों में 7 लोग, 7 फ्री कंसल्टेशंस, और सब एक ही बात दोहराते हैं, कपड़े के व्यापार वाले एक दोस्त ने भेजा है। ब्रूनो अपना टैब चला रहा है, वो खुद वापस नहीं आया, उसे ज़रूरत भी नहीं है। हर एक फ्री पेशेंट मुझे याद दिलाता है कि हमारा अरेंजमेंट चल रहा है। वो लालची नहीं है, वो हर हफ्ते 40 लोग नहीं भेज रहा ताकि मैं भड़क जाऊं। वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। एक हल्का सा बाव जो दर्द तो नहीं देता, पर हटता भी नहीं। मुझे पता है कि ये टेक्निक कितनी असरदार है। मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया है। 14वें दिन जब मैं रूम बंद कर रहा होता हूँ तो एडमंड थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर आता है। वो कहता है एक आदमी मैसेज छोड़ गया है, उसका नाम ब्रूनो है। उसने कहा कि अरेंजमेंट अच्छा चल रहा है और वो आगे भी इसे जारी रखना चाहता है। मैं जवाब देता हूँ, उसे शुक्रिया कह देना। एडमिन बिना सवाल किए लिख देता है। उसमें सवाल न पूछने की एक कमाल की खूबी है। मैं अपना कैबिनेट बंद करता हूँ और ब्रूनो के बारे में सोचता हूँ। ये फ्री कंसल्टेशंस मुझे पैसों का नहीं, बल्कि सिर्फ वक्त का नुकसान दे रहे हैं, और बदले में मुझे उस इकलौते आदमी की खामोशी मिल रही है जो मेरा राज जानता है। फिलहाल के लिए यह सौदा बुरा नहीं है, लेकिन फिलहाल शब्द इस कहानी में बहुत बड़ा है। ब्रूनो जैसे सब्र रखने वाले लोग सही मौके का इंतजार करते हैं जब वो कुछ बड़ा मांग सकें, कुछ ऐसा जिसकी कीमत फ्री कंसल्टेशन से अदा ना की जा सके। जब वो वक्त आएगा तो सारा गणित बदल जाएगा। मैं लैम्प बुझाकर ऊपर सोने चला जाता हूँ। मैं एक कॉन मैन रह चुका हूँ और मुझे पता है ये रास्ता कहाँ खत्म होता है। सवाल ये नहीं कि ब्रूनो और मांगेगा या नहीं, सवाल यह है कि तब तक क्या मेरे पास कुछ ऐसा होगा जिसे वो खोना बर्दाश्त ना कर सके, ताकि मैं उसे ना कह सकूं। मैं इसे भविष्य की समस्या मानकर टाल देता हूं। कल सुबह 24 मरीज इंतजार कर रहे होंगे जो पैसे देंगे। मुझे काम करना है। मंगलवार की दोपहर जब मैं एक मरीज को देख रहा होता हूँ, तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे उसने किसी मुर्दे को जिंदा देख लिया हो, जो सच भी है। उसकी उम्र शायद 30 होगी, दुबला पतला, धूप में तपा हुआ चेहरा, और एक ऐसी नाक जो कम से कम एक बार टूटी हो। वो कामगारों के कपड़े पहने हैं। वो दरवाजे पर ही रुक जाता है और मुझे घूरता है। उसके चेहरे पर पहले उलझाती है, फिर एक उम्मीद, जैसे किसी को जमीन पर गिरा सिक्का दिखा हो और वो उसे गौर से देखने में डर रहा हो कि कहीं वो महज एक बटन न निकल जाए। फिर वो उम्मीद जीत जाती है। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपती है और वो कहता है, क्रिस्टो, तुम जिंदा हो। मेरे पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का वक्त है, पर इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं, मेरा ये शरीर खुद ब खुद रिएक्ट करता है। सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही है जो मेरी अपनी नहीं है। एक ऐसी पहचान जो होश और समझ से कहीं गहरी है। ये चेहरा जाना पहचाना है, ये आवाज़ भी जानी पहचानी है। ये एहसास मेरा नहीं है, बल्कि उस इंसान का है जिसकी हड्डियों का मैं फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर द बेगर ने इस आदमी को देखकर जो भी महसूस किया होगा, उसकी एक परछाई मुझे अभी महसूस हो रही है, बिल्कुल उस गर्माहट की तरह जो किसी के कुर्सी से उठने के बाद पीछे रह जाती है। विंग टू मार्क, मैं कहता हूँ। इससे पहले कि मेरा दिमाग उसका नाम ढूंढ पाता, वह मेरे मुंह से निकल चुका था। मेरे शरीर को उसका नाम पहले से पता था। वह 4 लंबे कदम भरकर कमरा पार करता है और मेरे कंधों को मजबूती से पकड़ लेता है। मुझे एक पल बाद समझ आता है कि वह मुझे गले लगाने वाला है, और फिर वह मुझे जोर से भींच लेता है और मेरे कंधे पर सिर रखकर कुछ ऐसा कहता है जो ठीक से सुनाई नहीं देता।
पर सुनने में किसी प्रेयर जैसा लगता है। मैं बस वहाँ खड़ा रहता हूँ और उसे गले लगने देता हूँ। वो पीछे हटता है और मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखता है, जैसे चेक कर रहा हो कि कुछ बदल तो नहीं है। शायद मैं उस जांच में खरा उतरता हूँ, क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें नम है। माँ कहता है, हमें लगा तुम मर चुके हो। 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम कहाँ थे? क्या हुआ था? मैंने इस स्थिति के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। अब मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ। मुझे सब कुछ याद नहीं है। मैं बड़ी सावधानी से कहता हूँ, एक एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी बुरा। मैं जख्मी हुआ था। अगर बड़े नज़रिए से देखा जाए तो ये सब सच ही था। कुछ वक्त तक मेरा खुद पर काबू नहीं था। मैं कुछ चीज़ें भूल गया था। मैं अपने सिर के एक तरफ हाथ लगाता हूँ, वही इशारा जो अक्सर लोग हेड इंजरी दिखाने के लिए करते हैं। यादें धीरे धीरे वापस आई हैं, पर कुछ बातें अब भी साफ नहीं हैं। मार्क मुझे देखता रह जाता है। तुम अपनी मेमोरी खो चुके हो? मैं कहता हूँ, हाँ, कुछ हद तक। वो इस बात को समझने की कोशिश करता है। फिर उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। उसका दुख थोड़ा कम होता है और उसकी जगह कुछ और आ जाता है। ये तो बहुत बुरा है क्रिस्टो। पर सच कहूँ तो ये सुनने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लग रहा है। और क्या ही उम्मीद कर सकते थे? तुम मरते मरते बचे और उसे भी भूल गए। मैं कहता हूँ, मैं इसे भूलना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड कहना पसंद करूंगा। वह हंस पड़ता है, एक ऐसी दबी हुई हंसी जो तब निकलती है जब आप रोने से बचने की कोशिश कर रहे हों और अचानक कुछ अजीब हो जाए। वो थकावट में पेशेंस चेयर पर बैठ जाता है और अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरता है। फिर वो बातें करने लगता है और अगले 1 घंटे में मुझे ये सब बातें पता चलती हैं। पिछला क्रिस्टोफर, यानी वह शख्स जिसका चेहरा मैंने पहना हुआ है, एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था जो यहाँ से 2 दिन की सवारी की दूरी पर ईस्ट में है। उसका पिता एक टैनर था, जिसकी मौत तब हो गई थी जब क्रिस्टोफर सिर्फ 12 साल का था। उसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली थी, जो माँ के हिसाब से पहले वाले से कोई बेहतर नहीं था। क्रिस्टोफर 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। वह और मार्क शहर में तब मिले थे जब दोनों 17 साल के थे और एक ही लोडिंग डॉक पर काम करते थे। वे 12 साल तक गहरे दोस्त रहे। कई खास मौक़ों पर वे दोनों साथ में बड़ी मुसीबतों में भी फंसे थे और मार्क को इस बात पर बड़ा गर्व महसूस होता है। मार्क पूछता है, क्या तुम्हें वह रूस्टर याद है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वह किस मुर्गे की बात कर रहा है। मैं एक ऐसे इंसान के लहजे में कहता हूँ जो किसी धुंधली याद को कुरेद रहा हो, मुझे थोड़ा याद दिलाओ। मार्क का चेहरा चमक उठता है। मिलफोर्ड के बाहर जो मेला लगा था, तुमने तय किया था, और मैं साफ कर दूं कि ये तुम्हारा आइडिया था, मेरा नहीं, कि प्राइस पेन वाला वह रूस्टर चुराना ही सही रहेगा, क्योंकि वो अब तक का सबसे शानदार मुर्गा था और तुमसे बेचना चाहते थे। मैं कहता हूँ, प्लान तो काफी सही लग रहा है। माँ कहता है, तुमने उसे चुरा लिया और अपने कोट के अंदर छिपा लिया। तुमसे मेले के मैदान से बाहर ले आया और फिर क्रिस्टो, वह चिल्लाना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। पूरे आधे मील के रास्ते भर वो शोर मचाता रहा, जब तक हम अपनी कार तक नहीं पहुंच गए। मार्क वहां एक जोर की आवाज निकालता है, जैसे कोई मुर्गा बांग दे रहा हो, जिसे सुनकर एडमंड गलियारे से अपना सिर बाहर निकालकर देखने लगता है। मैं एडमंड को इशारा करके वहां से भेज देता हूं और वो गायब हो जाता है। क्या हम बच निकले? मैं पूछता हूं, लेकिन जवाब है नहीं। जैसे ही मुर्गे ने आवाज दी, महज 40 सेकंड्स के अंदर हमें एक विशाल फार्मर और उसके 2 बेटों ने पकड़ लिया, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मार्क अपना सिर हिलाता है, उसके चेहरे पर वो मुस्कान है जो सालों बाद उस पुरानी बात पर हंसने से आती है। वह कहता है, तुमने इतनी सफाई से माफी मांगी कि उन्होंने कांस्टेबल को बुलाए बिना ही हमें जाने दिया। मैंने हमेशा कहा है कि तुम जलती हुई इमारत से भी अपनी बातों के दम पर बाहर निकल सकते हो। मैं गौर करता हूँ कि ये बात मेरे बारे में जो मैं जानता हूँ उससे बिल्कुल मेल खाती है। उस है के बारे में क्या? मैं हैशटैग को याद करने की कोशिश करते हुए कहता हूँ। मार्क मुझे तुरंत टोकता है, वो कोई आम है नहीं थी, वो ब्रेनन के फार्म के पास थी। उस हफ्ते हम हार्वेस्ट का काम कर रहे थे और सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम खेत के किनारे उस स्टैक पर चढ़ गए। वो रुकता है और सब ठीक था, जब तक ब्रेनन के मजदूरों ने ये फैसला नहीं किया कि मौसम बदलने से पहले उस स्टैक को जलाना जरूरी है। हमें पता चलने में कितनी देर लगी? मैं ऐसे पूछता हूँ जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि पहली बार जान रहा हूँ। वो कहता है, मुझसे पहले तुमने गौर किया था। तुम भागते भागते मेरे ऊपर गिर गए और इसी तरह मेरी नींद खुली। मार्क इस बारे में सोचता है। सच तो यह है कि तब तक उस स्टैक में लगभग पूरी तरह आग लग चुकी थी। हम बाहर निकले तो बिल्कुल 2 डरे हुए सॉसेज जैसे लग रहे थे। मैं हंस पड़ता हूँ। मेरा इरादा हंसने का नहीं था, लेकिन वो तस्वीर इतनी मजेदार है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। मार्क भी हंसने लगता है और एक पल के लिए उस एग्जामिनेशन रूम में बस 2 आदमी एक है स्टैक की बात पर हंस रहे हैं। मैं लगभग भूल ही जाता हूँ कि मैं एक ऐसी कहानी पर हंस रहा हूँ जो मेरी है ही नहीं। फिर वो मुझे उस लड़की के बारे में बताता है। क्या तुम्हें क्लारा याद है? वो कहता है, और उसके लहजे में हल्का सा बदलाव आता है। वो अब बहुत ध्यान से मेरे चेहरे को देख रहा है। क्लारा, मैं दोहराता हूँ, वही मिल वाली। करीब 3 महीनों तक तुम्हें यकीन था कि उसके और तुम्हारे बीच कुछ है। वो रुकता है। तुम हर सुबह सिर्फ उस मिल के पास से इसलिए गुजरते थे ताकि इत्तेफाक से उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाए। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मार्क कहता है, उसके पति ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका पति जो एक ब्लैकस्मिथ था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या वो एक तगड़ा ब्लैकस्मिथ था? मैं पूछता हूँ। मार्क कहता है, काफी ज्यादा तगड़ा।
और हालात को देखते हुए वो काफ़ी तमीज़ से पेश आया था। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। समझ गया। मार्क कहता है, तुमने 2 सालों तक उस पूरी गली में कदम नहीं रखा। तुम 4 ब्लॉक्स दूर से घूमकर जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत फैसला था, बस तुम्हारा कमिटमेंट देखने लायक था। मैं ये सारी बातें अपने दिमाग में दर्ज कर लेता हूँ। वो टैनर के पिता, लोडिंग डॉक, वो मुर्गा, हेयर स्टैक और ब्लैकस्मिथ की बीवी। 12 साल की दोस्ती जिसे मैं सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन की तरह ले रहा हूँ और ऐसे सिर हिला रहा हूँ जैसे मुझे सब याद हो। ये मेरी अब तक की सबसे पेचीदा आइडेंटिटी एजम्पशन है और मैं इसे उस इंसान के सामने रियल टाइम में कर रहा हूँ जो असल क्रिस्टोफर को करीब से जानता था। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि क्रिस्टोफर के बारे में जितना जान रहा हूँ वो उतना ही दिलचस्प लग रहा है। उसने एक मुर्गा इसलिए चुराया क्योंकि वो उसकी देखी हुई सबसे शानदार चीज़ थी। उसने अपने दोस्त को जलते हुए हे स्टैक में भागते भागते उसके ऊपर गिरकर जगाया। एक ब्लैक स्मिथ से बचने के लिए वो 2 साल तक लंबे रास्ते से जाता रहा। सारे सबूतों के हिसाब से वो कंगाल था, बदकिस्मत था, लापरवाह था और हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा मुश्किलों में फंसा रहता था। वो ऐसा इंसान लगता है जिसे मैं पसंद करता। जब मुलाकात का समय ख़त्म होने वाला होता है तो माँ कुर्सी पर पीछे झुकता है और एक अलग तरह की दिलचस्पी के साथ मुझे देखता है। मुझे ढूंढ लेने की खुशी अभी भी है, लेकिन अब उसके नीचे एक परखने वाली नज़र भी है। तुम सच में एक डॉक्टर हो? वो कहता है। ये पूरी तरह से एक सवाल नहीं है। मैं हूँ, मैं जवाब देता हूँ। क्रिस्टो। वो मेरा नाम उसी सब्र के साथ लेता है जैसे उसने सालों से कई बार लिया हो। जब हम 14 साल के थे, तुमने एक बीमार मुर्गी का इलाज करने की कोशिश की थी। तुमने उसे नदी के पानी में भीगा हुआ अनाज खिलाया क्योंकि तुमने कहीं सुना था कि गीला अनाज पचाना आसान होता है। सुबह तक वो मर गई थी। मेरे पास जानकारी कम थी, मैं कहता हूँ। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।